हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है शॉक। इसमें हम शॉक की पैथोलॉजी पढ़ेंगे और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमें इसमें इसकी मेनली पैथोजेनेसिस और स्टेजेस ऑफ शॉक हमें याद रखनी है, हमें समझना है और वही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसकी डेफिनेशन के साथ। जो शॉक है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय acute reduction of effective circulating blood volume, जिसको हम hypotension भी बोलते हैं, and an inadequate परफ्यूज़न ऑफ सेल एंड टिश्यू, जिसको हम हाइपो परफ्यूज़न भी बोलते हैं। ये डेफिनेशन हमने दो पार्ट में डिवाइड करी है। ठीक है, शॉक इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड का लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की ऑब्वियसली कमी आएगी, तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है। ठीक है, मतलब शॉक एक तरीके का कोमा या डेथ, मतलब बस डेथ ही नहीं होती है, बस वो कोमा में चला जाता है। वो उसको हम शॉक की स्टेज में लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट के टाइम पर ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो उससे बॉडी में कमी हो जाएगी ब्लड की। उसको भी हम शॉक में लेंगे। और क्या होगा कि है ना, ब्लड का लॉस नहीं हुआ। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ब्लड का लॉस नहीं हुआ है, बस क्या है कि है ना, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को वहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट्स और उसका ऑक्सीजन का, तो उसकी वजह से वो शॉक की कंडीशन में जा सकता है, शॉक में जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इस वाले हाइपो परफ्यूज़न में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, हाइपो परफ्यूज़न हो जाता है। जब अगर कोई ऑर्गन है या कोई टिश्यू है, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या किसी की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ गई है, या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा, फ्लूइड की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइपो परफ्यूज़न की कंडीशन जनरेट हो जाती है और क्या होता है, इट लीड्स टू द शॉक। ठीक है, तो इन एन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ सेल एंड टिश्यू दैट लीड्स टू दी हाइपोपरफ्यूजन। अब इसमें वही है कि है ना, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है उसमें प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होता, उसकी वजह से हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है। अब ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब ब्लड नहीं जाएगा उस ऑर्गन को या टिश्यू को, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी और इस्चीमिया की कंडीशन जनरेट होगी, वहाँ पे नेक्रोसिस होगी और वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, वहाँ पे वो शॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है इसका, एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाता है, तो जिसकी वजह से बॉडी को प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलता। इसमें क्योंकि वहाँ पे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम लो हो जाता है। अब क्या है, ये अनकम्पनसेटेड, इफ़ अनकम्पनसेटेड, अगर वो जो ब्लड इतना लॉस हो गया है कि बॉडी में वो कंपनसेट ही नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्या है कि वो रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर सकता बॉडी की, तो उसको हम बोलेंगे अनकम्पनसेटेड। अगर अनकम्पनसेटेड हुआ तो क्या है कि है ना, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म इम्प्रॉपर होगा और फिर क्या होगी, डेथ हो जाएगी। एक तरीके से ये है कि है ना, अगर है ना लॉस हुआ है बट इतना नहीं हुआ, हमारी बॉडी उसको मतलब उससे काम चला लेगी अपना, तो ठीक है, वो कंपनसेटेड में आएगा। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो वो अनकम्पनसेटेड में आएगा और क्या होगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा और इट लीड्स टू द डेथ। टू टाइप के शॉक्स होते हैं, ट्रू या फिर हम उसको बोले सेकेंडरी शॉक, और एक होता है इनिशियल या फिर हम उसको बोलें प्राइमरी शॉक। ट्रू या फिर सेकेंडरी शॉक में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। अब क्या है, ऑक्सीजन डिमांड हमारी ज़्यादा है ना, और ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कम हो रही है। ये मतलब हमें रिक्वायरमेंट है 200 रुपीज़ की और हमको मिल रहे हैं ओनली 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़। ठीक है, तो यही है कि हमें रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। वो भी एक शॉक की कंडीशन होती है और उसको हम बोलते हैं ट्रू एंड सेकेंडरी शॉक।
सेकंड है हमारा इनिशियल एंड प्राइमरी शॉक। ठीक है, इनिशियल बोलें या फिर हम उसको बोलें प्राइमरी शॉक। ये सीवियर ट्रॉमा और या किसी इमोशंस की वजह से हो सकता है। किसी मतलब एक होता है कि हमने कोई बैड न्यूज़ सुन ली और फिर वो पेशेंट शॉक में चला गया या उसको मतलब सदमे में चला गया, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? वो ब्रेन पर ही कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, तभी तो वो शॉक में चला गया, सदमे में चला गया। तो ये ब्रेन से रिलेटेड होता है। इसमें वेज़ोवेगल अटैक पड़ता है और दैट रिजल्ट इन अ सडन रिडक्शन ऑफ वेनस रिटर्न ऑफ द हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। और फिर वो किसकी वजह से होता है? न्यूरोजेनिक डायलिटेशन। वहाँ पे है ना डायलिटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, ब्लड नहीं आएगा। और किसकी वजह से होता है ये? वेज़ोवेगल अटैक की वजह से। एग्जाम्पल है सीवियर ट्रॉमा, पेन, इमोशन, ओवर रिएक्शन हो सकता है। पेन मतलब जैसे कि ओवर रिएक्शन में मतलब पेन या सॉरो, हमने कोई बैड न्यूज़ सुन ली हो उसकी वजह से ये सदमे में पेशेंट पहुंच जाता है। ठीक है, और दैट लीड्स टू द शॉक और कोमा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ ही हम ईटियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे कि है ना उस वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, ये 4 टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। ये मेजर टाइप हैं, बाकी है ना माइनर टाइप्स भी होते हैं। तो जो मेजर टाइप्स हैं वो हाइपोवॉलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड वन इज़ सेप्टिक शॉक एंड फोर्थ वन इज़ ट्रॉमेटिक शॉक। हाइपोवॉलेमिक शॉक जैसे कि नेम में ही है, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। हाइपो मतलब कम, वॉलेमिक मतलब वॉल्यूम। जो ब्लड का वॉल्यूम है हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक हमें पता है कार्डियक से रिलेटेड होगा। सेप्टिक शॉक सेप्सिस से रिलेटेड होगा, मतलब किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड होगा। ट्रॉमेटिक मतलब जो ट्रॉमा वगैरह हो जाए उससे। हाइपोवॉलेमिक शॉक में एक्यूट हैमरेज हो सकता है, मतलब हैमरेज मतलब ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, बर्न, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द डायूरेटिक्स की वजह से भी हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है। डायूरेटिक्स में क्या होता है? मतलब यूरिन का ज़्यादा अमाउंट में निकलना। तो जब ज़्यादा अमाउंट में यूरिन निकलेगी तो हमारी बॉडी से फ्लूइड कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा एक तरीके से, तो वो इसलिए हाइपोवॉलेमिक शॉक में आया है। ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में हम ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी कॉज, मतलब वो क्या होंगे फैक्टर्स? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक इरिथमा और डाइसेक्टिंग एओर्टा एन्यूरिज्म। सेप्टिक शॉक में वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन शॉक। एग्जाम्पल हैं उसके इकोलाई, क्लैप्सियला और बैक्टीरियोइड्स। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो एक्सोटॉक्सिन शॉक बोलेंगे हम उसको, स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकाई। ट्रॉमेटिक शॉक में किसी ट्रॉमा की वजह से सीवियर इंजरी हो गई हो, या सर्जरी विद ब्लड लॉस, या ऐसी सर्जरी हुई हो जिसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, तो ये हैं इसके मेजर टाइप्स और उसकी इटियोलॉजी। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो फर्स्ट है हमारा हाइपोवॉलेमिक शॉक। एज द नेम सजेस्ट कि हाइपो मतलब कम और वॉलेमिक मतलब वॉल्यूम, और कम वॉल्यूम होने की वजह से बंदा शॉक में जा सकता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हेमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं हम इसको। और इनएडिक्वेट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, आइदर लॉस ऑफ रेड सेल मास और लॉस ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, रिजल्ट इन द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। क्या है कि है ना ब्लड वॉल्यूम मतलब हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम इनएडिकेट मतलब हमारे उतनी अमाउंट में नहीं होता कि बॉडी मतलब वो सर्कुलेट हो सके। या तो किसकी वजह से? दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसमें रेड सेल मास ही कम हो जाए, मतलब कम या ख़त्म हो जाए, मतलब आरबीसीज, या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होगा, और क्या होगा? रिजल्ट्स इन कार्डियक आउटपुट। वहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ठीक है, हार्ट अपना काम ठीक से नहीं करेगा और ऑक्सीजन पूरे बॉडी में नहीं पहुँचाएगा प्रॉपरली, क्योंकि ब्लड से ही ऑक्सीजन जाती है। ठीक है,
तो ये किसकी वजह से हो सकता है? हेमरेज की वजह से हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में कितना ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है, उसके बेस पे उसको कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है? अगर हमारी बॉडी से ह 1000 ml का लॉस हुआ है, ठीक है? 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है, तो वो कंपनसेटेड में आएगा। मतलब ब्लड लॉस हुआ है तो हमारी या तो मतलब वो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कर लेगी, हमारी बॉडी उससे एडजस्ट कर लेगी, ठीक है इतना लॉस हुआ है कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे इससे, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपनसेटेड में। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो माइल्ड में आता है, जैसे कि 1000 टू 1500 ml लॉस हुआ है तो फिर वो माइल्ड में आ जाएगा। मॉडरेट में कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 15 टू 2000, 1500 टू 2000 ml, ये मॉडरेट में आना चाहिए। सीवियर कंडीशन कब आएगी? जब मोर देन 2000 ml ब्लड लॉस होगा, ठीक है। तो ये हमें वॉल्यूम याद रखना है इसका। क्लिनिकल फीचर देखते हैं हम इसके। डिक्रीज कार्डियक रेट, टैकीकार्डिया हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा, हाइपोटेंशन बोलेंगे हम उसको, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, ओलिग्यूरिया बोलेंगे उसको, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेंटल स्टेट ड्यू टू द सप्लाई, ड्यू टू द लेस सप्लाई टू ब्रेन। क्या होगा कि हमारी जो मेंटल स्टेट है वो हमारी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जो बंदा नॉर्मल है वो अब नॉर्मली बिहेव करने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन में सप्लाई कम हो रही है उसकी वजह से। हाइपोवॉलेमिक शॉक आप इसको ठीक से समझ गए होंगे, हम इसकी पैथोजेनेसिस बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो है ना अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करता, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यू में जो एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन का, तो वो कम होगा। ऑक्सीजन ले लें, वाटर ले लें, न्यूट्रिएंट्स ले लें, कुछ भी ले लें, तो वहाँ पे जो टिश्यू एक्सचेंज होगा वो कम होगा, तो उससे उसमें ऑक्सीजन भी आती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और एनोक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। एनोक्सिया मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन है, एक तो एनोक्सिया हो जाएगी और एक पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। टिश्यू परफ्यूजन मतलब जब एक्सचेंज कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ये हमने एडिमा की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप उसे वहाँ से जाके समझ सकते हैं कि कैसे वहाँ पे एडिमा हो रहा है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पर। नेक्स्ट देखते हैं हम। Circulatory failure with sudden fall in cardiac output from acute disease of heart without actual reduction of volume, blood volume। तो इसमें क्या है, हमने हाइपोवॉलेमिक में देखा कि वहाँ पे ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा। लेकिन इसमें क्या है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, बस किसी फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि हमारा हमारा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है किसी भी फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो चुका है, एरिथमिया हो चुका है, ठीक है। किसी भी वजह से हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रहा, सर्कुलेशन नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, ठीक है। हमारी बॉडी में ब्लड लॉस नहीं हुआ है, ब्लड वॉल्यूम हमारा नॉर्मल है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉर्मोवॉलेमिया। जब वॉल्यूम कम हो रहा था तो हम उसको बोल रहे थे हाइपोवॉलेमिया। इसमें वॉल्यूम हमारा नॉर्मल है, ठीक है, वॉल्यूम नॉर्मल है, तो इसके लिए हम बोलेंगे इसको नॉर्मोवॉलेमिया। ये क्या होता फिर मतलब इसी को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। थर्ड है हमारा सेप्टिक शॉक। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और हम इसको बोलेंगे सेप्टिसीमिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, वो अपने टॉक्सिन्स रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होगी और वो हमारे ब्रेन में, हमारे सर्कुलेशन में को इम्प्रॉपर करेंगे फंक्शंस को, जिसकी वजह से सेप्टिक शॉक होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया की वजह से सेप्टिक शॉक होता है। इन सेप्टिक शॉक दो दो मैकेनिज़्म होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये एक साथ ही चलेंगे, लेकिन हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन देखते हैं। अगर है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लाइसिस होगी वहाँ पे, मतलब वो डिग्रेड होगा, टूटेगा, तो क्या होगा, वो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। जब बैक्टीरिया ज़िंदा होता है तब ये टॉक्सिन रिलीज़ नहीं होते, है ना। जब बैक्टीरिया मर जाएगा तब वो रिलीज़ करेगा एंडोटॉक्सिन। उसमें क्या होगा, लाइपोपॉलीसैकेराइड
लाइपोपॉलीसैकेराइड वहाँ पे बाइंड करेगी LBP से, ठीक है। लाइपोसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन से वो बाइंड करेगी, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा लाइपोपॉलीसैकेराइड, और लाइपोसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन का वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो बाइंड करेगा CD4 मॉलिक्यूल से। जो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस होते हैं उनके सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे CD14 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वहाँ पे वो बाइंड करेगा और स्टिमुलेट करेगा साइटोकाइंस को, मतलब फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, वहाँ पे वो साइटोकाइंस को स्टिमुलेट करेगा। और फिर क्या है, जैसे कि TNF अल्फा हुआ या IL-1 हुआ, और उससे क्या होगा कि बाय ऑल्टरिंग एंडोथेलियल सेल एडेसिवनेस दैट रिजल्ट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ मोर न्यूट्रोफिल रिलीज फ्री रेडिकल, और फिर वो वस्कुलर इंजरी कराएगा, ठीक है। जब एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा तो ये मैकेनिज्म एक्टिव होगा, और एक्टिवेशन से क्या होगा, वस्कुलर इंजरी होगी। तो उसमें उसने क्या किया है, एंडोटॉक्सिन ने वो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है LPS और LBP का, ठीक है, जिससे कि वो मोनोसाइट और मैक्रोफेज के मॉलिक्यूल से, मतलब उसके सरफेस पे जाके बाइंड हो गया है वो कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या जनरेट हो रहे हैं, उससे क्या रिलीज हो रहे हैं, साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से दो मैकेनिज्म हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। या तो एंडोथेलियल सेल की एडहेसिवनेस है, मतलब वो टूट गई है, मतलब उसकी वजह से वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, और न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आने की वजह से वेस्कुलर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, सेकंड है हमारी प्रोमोटिंग नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। वहाँ पे ना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सिंथेसिस होने लगेगी उसकी, और उससे क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन होगा और हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी सेप्टिक शॉक हो सकता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, बैक्टीरिया के डेड होने की वजह से एंडोटॉक्सिन रिलीज होगा, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होगा। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या होगा, देखिए, माइक्रोबियल मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, मतलब इन्फ्लेमेशन होगा। माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को एक्टिवेट करता है, और वो सेप्टिक शॉक को ट्रिगर करेगा, ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन होगा, मतलब जो टिश्यू और वो सेल वाला जो एक्सचेंज है ना, मतलब जो कैपिलरी वाला एक्सचेंज है, न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन वो जो एक्सचेंज करते हैं वो कम हो जाएंगे वहाँ पे, तो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगी, तो उसकी वजह से हाइपॉक्सिक सेल इंजरी हो जाएगी, क्योंकि है ना हाइपॉक्सिया की कंडीशन जनरेट होगी। तो फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे इंजरी होने लग जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, ठीक है। तो वहाँ पे इंजरी होने लगेगी, और उससे फिर इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, और वहाँ पे मैक्रोफेजेस का स्टिमुलेशन होगा। फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे, जैसे कि TNF अल्फा का इंक्रीमेंट होगा, वहाँ पे IL-1 रिलीज होंगे, और अदर फैक्टर जैसे कि 6, 12, 8 वो रिलीज होंगे, ठीक है। TNF अल्फा क्या कराता है, TNF अल्फा सिंथेसिस कराता है नाइट्रिक ऑक्साइड की, और उससे क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन, जो कि हमने पहले पढ़ा था। और IL-1 भी वेसोडाइलेटेशन कराता है, जिससे हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। और जो अदर फैक्टर हैं वो फ्री रेडिकल रिलीज़ कराएंगे, और वो उससे क्या होगा, उससे हमारी एंडोथेलियम और मतलब जो टिश्यूज़ हैं उसकी इंजरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पैथोजेनेसिस पर। पैथोजेनेसिस में क्या है, 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, उससे हम पूरी पैथोजेनेसिस समझ जाएंगे। सब में कॉमन चीज़ हो रही है, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। रिड्यूस्ड इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, हमें पता है ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रहा, और शॉक की कंडीशन जनरेट हो रही है, ठीक है। रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू सेल एंड टिश्यू रिजल्ट इन एनॉक्सिया, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सेल और टिश्यूज़ में कम हो रही है, जिसकी वजह से एनॉक्सिया की कंडीशन जनरेट हो रही है। एनॉक्सिया मतलब एब्सेंस या फिर लेस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे। अब क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अब हमारी बॉडी में मतलब कुछ भी होता है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होते हैं, और टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम दी शॉक इंड्यूस सेल इंजरी, और वो क्या कराएंगे, सेल इंजरी कराएंगे। अब हम देखते हैं रिड्यूस इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम। इसमें क्या है, इसमें 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक तो एक्चुअली में ब्लड लॉस हो रहा है किसी हेमरेज की वजह से या किसी
एक्सीडेंट की वजह से, और एक है कि है ना किसी भी इमोशनल न्यूज़ की वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट है, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। बट ये है कि उसमें वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, वॉल्यूम लॉस नहीं हो रहा है, बट हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, उसकी वजह से होगा कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक शॉक। इसमें ब्लड लॉस हो रहा है, इसमें ब्लड लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉपर वॉल्यूम है, प्रॉपर प्रॉपर ब्लड है, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉर्मल वॉलेमिया। और इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे हाइपोवॉलेमिया। तो ये 2 मैकेनिज़्म हैं जिसको हम आगे देखेंगे। अब क्या है, सेकंड जो पॉइंट था हमने देखा था इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अब क्या हुआ कि है ना, एक तो ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ, और एक कार्डियक का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारा शॉक की कंडीशन जनरेट होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन इन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा कि है ना, वो जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा, और क्या होगा उससे डिक्रीज वेनस रिटर्न, और उससे कार्डियक आउटपुट कम होगा, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्डियक आउटपुट कम होगा जिससे कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है टिश्यू के बीच में, ऑर्गन और टिश्यू के बीच में, वो नहीं होगी, और एनोक्सिया की कंडीशन होगी और सेल इंजरी होगी, जिसकी वजह से शॉक की कंडीशन जनरेट होगी। अब क्या है, अब इसी के आगे हम देखेंगे, ठीक है, रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। अब सेल इंजरी हो गई तो थर्ड स्टेज हमारी क्या थी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। सेल इंजरी हुई, इन्नेट इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी वहाँ पे, और डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होगा। डिफेंस मैकेनिज्म शुरू होगा तो वो क्या रिलीज़ करेंगे, अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो सेल इंजरी कर लेंगे, अपने ही एजेंट सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, है ना। मतलब मोनोसाइट और मैक्रोफेज जो है वो रिलीज़ होंगे, और वहाँ पे सेल इंजरी कराएंगे। देखिए, हम इसको अगर कंबाइन पूरा करें, ओवरऑल हम इसमें क्या देख रहे हैं, चारों चीज़ों में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। सेप्टिक ले लें, ट्रॉमेटिक ले लें, कार्डियोजेनिक ले लें, या फिर हाइपोवॉलेमिक ले लें, तो इसमें ओवरऑल क्या हो रहा है कि है ना, वहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर या तो हार्ट की फंक्शनिंग नहीं हो रही है, या फिर ब्लड ना होने की वजह से जो हमारी बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा ब्लड का, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न जो है वो हार्ट का कम हो रहा है, वो ठीक से प्रॉपरली जो हार्ट है ना, वो है ना हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन को, टिश्यूज़ को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंचा पा रहा, और उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, और ब्लड फ्लो कम होगा हमारी बॉडीज़ में, ऑर्गन्स में, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी ऑर्गन्स में, अनॉक्सिया की कंडीशन होगी, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे, और फिर शॉक, दैट लीड्स टू दी शॉक। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, इंजरी होगी, इंजरी के बाद वो वेरियस पार्ट को इंजर्ड कर देगी, और फिर शॉक की कंडीशन होगी। इसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ शॉक, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो यहाँ पे है ना, शॉक कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, और उनको लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और मतलब कोई क्वेरी हो तो आप हमें वहाँ पे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।